ओके, आज हम पढ़ेंगे सी के बारे में। ठीक है, सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। अब देखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज कैसे समझ में आती है हम लोग को। सी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे वो भी देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू सी पढ़ेंगे, वाई वी नीड टू लर्न सी, हमें क्यों इसकी ज़रूरत है, लैंग्वेज सी है क्या, और लैंग्वेज और सी में क्या फ़र्क है, पहले ये भी समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि मेमोरी में क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि हम प्रोग्राम को कैसे बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टिंग ए सिंपल प्रोग्राम। ठीक है, अब चलते हैं। व्हाट इज सी? ये जो सी है ये वाला सी नहीं है। ठीक है, और ये वाला सी भी नहीं है जो अल्फ़ाबेट में आता है। तो बेसिकली जो सी है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी है। ठीक है, अब हम चलते हैं। सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमने पहले बताया। उसके लैंग्वेज अगर हम इसमें से निकालते हैं, इसको छोड़ देते हैं पहले के लिए, प्रोग्रामिंग छोड़ दो, सी भी छोड़ दो, थोड़े के लिए पहले ये समझो कि ये लैंग्वेज क्या होता है। अगर हम लैंग्वेज समझते हैं तो लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय ए कम्युनिटी। ठीक है, इसको तो ओके। लैंग्वेज हमें पर समझ में आ गया कि कम्युनिटी के लिए कम्युनिकेशन करने के लिए चाहिए होता है। जैसे इंग्लिश है, फ्रेंच है, हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, भोजपुरी है, बहुत सारी भाषाएं हमारे पास हैं जो कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग अलग अलग जगह पर बोलते हैं। अगर हम वैसे समझो तो एक आदमी है जो फ्रेंच बोलता है, एक औरत है जो ये समझती है कि इंग्लिश। अब ये फ्रेंच और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है, तो इसको कैसे हम समझेंगे कि ये दोनों आपस में बात कैसे करेंगे। यहाँ पे एक डिफिकल्टी हमारे पास आ जाती है। देखते हैं, फ्रेंच बोलने वाला क्या बोलता है, बॉन्जोर। ठीक है, वो आगे जाता है। उस ये जो लड़की इंग्लिश समझ रही है या फिर औरत जो इंग्लिश समझ रही है वो समझती है बॉन्जोर। इसको कुछ समझ में आना नहीं है क्योंकि ये वर्ड बिल्कुल ही इसके लिए नया है। ठीक है, फ्रेंच वर्ड में अगर देखें बॉन्जोर का मतलब होता है ग्रीटिंग। जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग या कुछ और बोलते हैं तो गुड मॉर्निंग के टाइम पे डे टाइम में बोलने वाला ग्रीटिंग है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इस कम्युनिकेशन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक इंटरप्रेटर डालेंगे। इंटरप्रेटर क्या होता है? अ पर्सन whose job is to translate what someone is saying into another language। मतलब एक लैंग्वेज से बोल सुन करके दूसरी लैंग्वेज में बताना है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा क्योंकि इसने यहाँ से सुनना है फ्रेंच में और ये इंग्लिश में बोलना बता देगा, इसको इंग्लिश में सुनेगा और उसके बाद वापस पहले बता देगा। अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ से उसने बोला बॉन्जोर, इसने सुना, इंग्लिश में ट्रांसफ़र किया गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग को ट्रांसफ़र हुआ, फिर चला गया पर्सन के पास, है ना। तो पर्सन अपने पास क्या करेगा वहाँ पे, यहाँ पे तो दूसरे पर्सन को क्या सुनाई दिया, इंग्लिश सुनाई दिया। इसको समझ आ गया। अब अगर इसको समझ में आता है तो फिर दोबारा क्या होगा, ये गुड मॉर्निंग बोलेगा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग को ट्रांसलेट किया बॉन्जोर में, बॉन्जोर पहुँच गया आदमी के पास। अब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। तो हम क्या कर रहे थे, कम्युनिकेशन। वैसे ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर से बात करने के लिए अगर हम मान लो रिप्लेस कर देते हैं कि कंप्यूटर से बात करनी है, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि कंप्यूटर की भाषा क्या है। कंप्यूटर की भाषा क्या है, बाइनरी। अगर कंप्यूटर की भाषा बाइनरी है तो हमें उसे बाइनरी में समझाना होगा, हमारी भाषा तो समझेगा नहीं। इसलिए हम मानते हैं कि इंग्लिश, फिर बीच में एक इंटरप्रेटर है जो सुनता है, हम उसे सी मान लेते हैं और उसके बाद वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है, बाइनरी उसे आगे लेके जाता है। कंप्यूटर बाइनरी को समझ जाता है, वो बाइनरी में रिप्लाई करता है, बाइनरी को सी समझता है और हमें समझा देता है। ठीक है, तो पर्सन हमेशा इंग्लिश में राइट करता है, कंप्यूटर हमेशा बाइनरी में समझता है, दोनों को समझ में आने लग जाता है और दोनों काम करने लग जाते हैं। राइट, तो लैंग्वेज हो गया सी। अब लैंग्वेज हम समझ गए, अब हम समझते हैं सी क्या है। सी समझने से पहले हमें समझना होगा कि कंप्यूटर के वर्ड में टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस के क्या होते हैं। तो एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है, एक लो लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो गुड इंटरेक्शन होता है, प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी उसके अंदर होती है, आप आराम से उसे पढ़ सकते हो, आराम से उसके साथ बात कर सकते हो, उसमें लिख सकते हो, समझ सकते हो, जल्दी जल्दी फटाफट हो जाता है।
कि आप देख लो कि यार क्या करना है, कैसे करना है, इसको समझ लिया फिर लिख लिया। अब लो लेवल लैंग्वेज जो होता है उसमें हार्डवेयर का इंटरेक्शन, जो आपके अंदर जो लैपटॉप में लगे हुए हैं या डेस्कटॉप में लगे हुए हैं, जितने भी पार्ट्स लगे हैं उनके साथ कम्युनिकेशन होता है, बातें होती हैं उनसे। तो वो जो बातें हो रही हैं वो सी के द्वारा, लो लेवल लैंग्वेज जो सी के वो भी कर देता है, लो लेवल लैंग्वेजेस ज़्यादा अच्छे से कर लेती है। तो सी एक ऐसी चीज़ है जो दोनों को मिला लेती है, उसके पास अपना प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी भी रहता है, इंटरेक्शन भी अच्छा कर लेता है, प्लस आपका हार्डवेयर से भी इंटरेक्शन अच्छा कर लेता है। तो उसको हम जब कहने जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, तब उसको बोलेंगे कि वो जो है एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, राइट। तो उस वक्त हम उसको बोलेंगे कि एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है ये। तो ये हो गया मिडिल लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका सी। सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज हो गई। अगर लैंग्वेज है तो इसमें क्या होना चाहिए आगे, अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए, राइट। तो इसके फिर अल्फ़ाबेट्स लाने पड़ेंगे हमें कि भैया अल्फ़ाबेट क्या होता है। अब अगर हमारे पास लैंग्वेज होगी तो अल्फ़ाबेट्स होंगे, नंबर्स होंगे, है ना। तो अगर आप ये लेके चलोगे कि सी लैंग्वेज है तो सी में क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, साथ में सेंटेंसेस बनाना चाहिए। तो अगर अल्फ़ाबेट होगा तो क्या होगा, ए बी सी, राइट। तो हम चलते हैं ए बी सी के। तो अल्फ़ाबेट समझ लो, अगर है तो ए बी सी, और अगर नंबर्स है तो 1 2 3, है ना। अब ऐसे ही अल्फ़ाबेट और नंबर्स आपको जिस लैंग्वेज में बोलना होगा उस लैंग्वेज में मिलेंगे, तो सी में भी मिलेंगे आपको ए बी सी। अब सी का भी ए बी सी हो जाएगा, फिर 1 2 3 हो जाएगा। इन दोनों से मिलके क्या बनेगा, इन दोनों से मिला दो तो क्या बनेगा, एक वर्ड बनेगा, ठीक है। अगर वर्ड बनता है तो यहाँ भी एक वर्ड बनेगा, ठीक है। दोनों वर्ड बन गए, वर्ड से मिलके क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा, ठीक है। एक वर्ड वर्ड सेंटेंस क्या होता है, वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही बन रहा होगा, सेंटेंस, वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पे भी आ गया, वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बन गया। वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बनने के बाद क्या बनता है, यहाँ पे पैराग्राफ बनता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम सोचेंगे कि पैराग्राफ कहाँ बनेगा, ठीक है। अब अगर पैराग्राफ यहाँ पे बना रहे हैं, अब ये तो सिंपल हो गया यार, ये वर्ड यहाँ पे, ये वर्ड यहाँ पे बना दिया, ये सेंटेंस भी बना दिया, इसका मतलब यहाँ कुछ अलग होना चाहिए, है ना। अगर अलग होगा तो क्या होगा, पहले वो देख लेते हैं कि अलग होगा तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वर्ड्स, जब हम वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स इसमें, अब इसमें चलते हैं। तो वर्ड्स का क्या हो जाएगा, ये दोनों तो सेम रहेंगे। वर्ड्स की जगह पे हम क्या ले लेते हैं, वेरिएबल्स। ये होता है वेरिएबल, इसके जगह पे हम रखते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है। अब सेंटेंसेस की जगह पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन, यानी कि इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये हो गया इंस्ट्रक्शंस। ये जो सी वाला पार्ट हो गया, इसमें क्या हो गया, ए बी सी दोनों में है, 1 2 3 दोनों में है। वर्ड की जगह पे हम बना दिया हमने वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को इकट्ठा किया हमने इंस्ट्रक्शंस बना दिए, इंस्ट्रक्शन को इकट्ठा किया हमने प्रोग्राम बन गया, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस को इकट्ठा करके क्या बन जाएगा, प्रोग्राम बन जाएगा, समझ आ गया। तो यहाँ तक हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम बना दे रहे हैं उसको। अब प्रोग्राम जब बन जाता है तो फिर क्या करना है, इसका मतलब प्रोग्राम कैसे हो गया हमारे पास। अब अगर हम प्रोग्राम को लिखते हैं तो प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, इंस्ट्रक्शन 4, ठीक है। ये सारा का सारा इंस्ट्रक्शन चल रहा है, इंस्ट्रक्शन। अब अगर हम एक इंस्ट्रक्शन को उठाते हैं, उसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर क्या है, वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, ठीक है। अब एक
वेरिएबल को उठाते हैं तो क्या है उसके अंदर, ए, या तो ए लिखा होगा या 1 लिखा होगा या 2 लिखा होगा, कुछ ऐसे बन के वो बनाया गया होगा। तो अब समझो कि पूरा क्या है, ये अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन हो गया, है ना। ये अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन हो गया, ये अपना वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो गया, ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन का कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये प्रोग्राम बन गया। समझ गए, यहाँ तक पूरा प्रोग्राम आ गया। एक प्रोग्राम जो होता है वो किसका कलेक्शन है, इंस्ट्रक्शंस का, और इंस्ट्रक्शन किसका कलेक्शन है, वेरिएबल्स का, वेरिएबल किसका कलेक्शन है, अल्फ़ाबेट्स का। वेरी सिंपल। तो जब भी कोई प्रोग्राम चल रहा है, इसका मतलब वो लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। किसको दे रहे थे हम इंस्ट्रक्शन, अगर हम पुरानी स्लाइड को देखेंगे तो उसमें क्या होगा, इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को दे रहे हैं। कौन दे रहा है, ह्यूमन दे रहा है, ठीक है। उस वक्त इंस्ट्रक्शन जो दिए जा रहे हैं वो कंप्यूटर को मिल रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वेरिएबल्स चाहिए। वेरिएबल्स के साथ में हमें क्या चाहिए, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स की बारी आती है, ठीक है। तो अब वेरिएबल समझते हैं, क्योंकि हम यहाँ तक समझ गए। हमने क्या समझ लिया कि प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है, और उसके साथ में प्रोग्राम के साथ में हमने ये समझा कि उसके इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, फिर इंस्ट्रक्शन के साथ में हमने समझा कि वेरिएबल क्या होता है, फिर हमने सोचा कि वेरिएबल के अंदर क्या होता है, अल्फ़ाबेट होता है या नंबर होगा, ठीक है। अब इन सबको मिला करके हम चलते हैं, एक ले लेते हैं इसमें से। ये हमें समझ में आ गया था अल्फ़ाबेट और नंबर्स की कहानी, ये हमें पता है, ए बी सी या 1 2 3 ऐसे करके ये होगा। ये इतना पार्ट हमें समझ में आ गया। अब अगले स्टेप में चलते हैं, ये समझना बाकी। इसको ले लो, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है भाई, वेरिएबल को समझो। वेरिएबल ये है कि अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं और वेरी क्या कर रहा है वो समझना है। वेरिएबल ये होता है जो वेरी कर रहा है, या तो अप एंड डाउन जा रहा होगा, ठीक है, अप डाउन हो रहा होगा, जो चेंज हो रहा है जिसको बोलेंगे चेंज हो रहा है, अप एंड डाउन जा रहा होगा, या लेस और मोर हो रहा होगा, ये चेंज है, राइट। कोई भी चीज़ ऐसे हो रही होगी या चेंज हो रही होगी। जब हम कह रहे हैं चेंज हो रहा है, या अप एंड डाउन जा रहा है, या लेस एंड मोर हो रहा है, तो ये चेंज है। कहीं पे भी आप देख सकते हो कोई भी चीज़ चेंज हो रही है तो आप क्या कहोगे, वेरिएबल है। जो चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे वेरिएबल है। अब जो चेंज नहीं हो रहा उसको क्या बोलेंगे फिर, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो चेंज नहीं हो रहा वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो उसको बोल देंगे कांस्टेंट। जो चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे हम वेरिएबल। तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो दो टाइप के वेरिएबल होते हैं। जब हम उसको बात करेंगे तो दो टाइप के मिलेंगे। एक हो गया कांस्टेंट हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमने कहा कि जिसको हम कांस्टेंट को चेंज कर रहे हैं या चेंज होगा नहीं होगा, जो उस टाइप की बातें कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। एक हो गया आपके पास चेंजेबल। चेंज में क्या हो गया, मोर या लेस। ये वेरिएबल्स की बात हो रही है, हाँ। वेरिएबल में क्या हो गया, एक चेंज हो गया और एक कांस्टेंट हो गया। अब इसमें वेरिएबल्स में देखना पड़ेगा कि आपके पास कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं। ये वेरिएबल्स होंगे, ये प्राइमरी हो सकता है और सेकेंडरी होता है। दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये सी की बात हो गई। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। एक बार और देख लेते हैं, अगर किसी इक्वेशन में आपने देखा है तो क्या वेरिएबल होता है क्या होता है, ठीक है।
इसको अच्छे से समझ लेते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये तो सभी ने देखा है, सबको पता है, छोटा सा इक्वेशन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर हम ये और ये दो उठाते हैं तो दोनों में क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है और ये कांस्टेंट है ना। तो हम ये कहेंगे कि भाई कांस्टेंट कौन सा वाला है, चेंज कौन सा वाला है। तो ये आइडेंटिफाई होगा एज अ चेंज और ये आइडेंटिफाई होगा एज अ कांस्टेंट। तो हमारे पास पूरी इक्वेशन में क्या होते हैं, दो चीजें होती है, एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब चलते हैं या फिर वेरिएबल्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। वेरिएबल है भाई, जो वेरिएबल है इसके बारे में बात करें तो वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। और ये सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप के वेरिएबल आपको मिलेंगे सी में। ये हो गया तुम्हारा इंटीजर, पढ़ा होगा इंटीजर क्या होता है, इंटीजर क्या होगा। फिर उसके बाद उसके नीचे आकर रियल टाइप के या फिर कैरेक्टर टाइप के। ठीक है, सेकेंडरी जो होते हैं जो हम बना रहे हैं, जैसे पॉइंटर्स हमने बना दिए, ठीक है, एरे हमने बना दिया या स्ट्रिंग हमने बना दिया, स्ट्रक्चर हमने बना दिया, स्ट्रक्ट लिख दो। उसके बाद एक यूनियन होता है, यूनियन लिख दो। इनम होता है, इनम हो गया। ये सब कौन बना रहा है, ये यूजर बना रहा है। ठीक है, तो जितने भी यूजर बना रहे हैं वो आपके सेकेंडरी है। जितने पहले से हैं जो इस लैंग्वेज को चाहिए, जो सी के पास है, वो है प्राइमरी, क्योंकि पहले हैं इसलिए वो प्राइमरी है। जो हम बना रहे हैं वो सेकेंडरी है। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप के हो गए, समझ आ गया यहाँ पे तक प्राइमरी और सेकेंडरी के हिसाब। चलो प्राइमरी सेकेंडरी समझ में आ गया, चलते हैं वापस। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम अपना पहले का देखें तो हमें क्या क्या समझ में आ गया अभी तक। हमने ये समझ लिया वाई वी नीड लर्न सी, क्योंकि हमें इंट्रैक्शन करना है। लैंग्वेज समझ में आ गई, सी समझ में आ गया कि हमारा लैंग्वेज और सी में क्या है। अब हमें समझना है कि मेमोरी में क्या होता है। ठीक है, तो अभी समझते हैं कि मेमोरी में क्या होता है। अब हमें ये तो पता चलेगा कि वेरिएबल क्या होते हैं और अपना कांस्टेंट क्या होता है। अगर हम ये मान के चलते हैं 3x प्लस 2y ये है इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या था, वेरिएबल ये थे, कांस्टेंट ये थे। तो अगर इसको मेमोरी में प्लॉट करते हैं, मेमोरी में देखते हैं कि क्या होता होगा। तो एक मेमोरी ऐसा होता है, एक समझ लो आपके पास एक जगह रखी है, ठीक है, ये आप एक अलमीरा रखी हुई है, अलमीरा के अंदर बॉक्सेस बने हुए हैं अलग अलग, है ना, ऐसे करके बॉक्सेस बने हुए हैं। तो ये मेमोरी मैप है, ये मेमोरी में ऐसे रखा हुआ है। ठीक, अब मेमोरी के अंदर जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाती है। और हम उसके बाद उसको कैलकुलेट करने के लिए फेच करते हैं, निकालते हैं। तो अगर हम मेमोरी रखे हैं, हमने कहा कि x इक्वल टू फाइव, y इक्वल टू 6, बताओ z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो हमें ये बताना है। अगर हम इसको देखते हैं कि इसको मेमोरी में कैसे रखते हैं, तो सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल तरीका है कि इसको x जो होगा उसकी मेमोरी में कहीं पे वैल्यू रखी जाएगी। तो x को यहाँ पर रखा है हमने, लेकिन इसकी ज़रूरी नहीं है कि इसकी वैल्यू कहीं भी रखी जा सकती, कहीं इसके सामने रखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इस पूरे उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये यहीं पे रहेगा, ये x तो यहीं पे रहेगा, x की वैल्यू ये रहेगी। दूसरा y रख लो, y ज़रूरी नहीं है इसके बगल में रखा रहेगा, z इसके बगल में नहीं, y यहाँ भी हो सकता है और z यहाँ पे भी हो सकता है, z की वैल्यू। ठीक है, x ये है, y ये है, तो ये ऐसे है। ठीक, तो x किसको बिलोंग कर रहा है, इस जगह को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे जो है x बिलोंग करता है, तो y यहाँ पे, x यहाँ पर रखा हुआ है। y कहाँ पे जा रहे हैं, y यहाँ पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे रखा हुआ है। z कहाँ पर रखा है, यहाँ पर रखा है, z की वैल्यू को हम यहाँ पर ला रहे हैं।
तो z जितना भी होगा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो z कितना हो गया 11 यहाँ पर आ गया। तो ये एक तरह से मेमोरी मैप है कि अपने वेरिएबल्स को कहाँ पर रख करके मेमोरी में कैसे स्टोर हो रहा है। तो मेमोरी में इस ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स के अंदर वो स्टोर कर रहा है, ब्लॉक के अंदर अपने को रख रहा है। तो x यहाँ पर दिख रहा है आपको, y यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है इस अगले ब्लॉक में कुछ अलग रखा हो, किसी ने रखा हो c यहाँ पर रखा हो, या o रखा हो, o की वैल्यू कुछ और रखी हो, यहाँ पर आपका कुछ और रखा हो। जैसे किसी ने बोला भाई यहाँ पे p की वैल्यू रख दो और p इक्वल टू रख दो वहाँ पे x प्लस 2y, तो x प्लस 2y यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और इसको यहाँ रख दिया। ये कुल मिलाकर के आपका कैसे बन गया मेमोरी वर्ड, ऐसी मेमोरी से आपने देखना है, ठीक है। तो ये मेमोरी वर्ड बन गया। अब ये समझना है कि ये जो आपने वेरिएबल्स जो रखे थे अभी, उनको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, क्या क्या मतलब कैसे होगा ये। जैसे हमने कहा रियल है, एक रियल बना दिया, एक आपने कहा इंटीजर बना दिया। जैसे पहले बनाया था हमने इंटीजर कैरेक्टर बना दिया, इंटीजर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इंटीजर है ना। तो अब मैंने इंटीजर लिख दिया, इंटीजर क्या होगा पहले ये समझना। इंटीजर क्या होगा, इंटीजर एक ऐसी चीज है जिसमें डेसिमल नहीं होगा, ये तो 100% श्योर हो गया। तो डेसिमल तो नहीं होना है, पहली चीज ये नहीं होगा। तो आपका 1 2 3 4 ऐसे जो चीज़ें आ रही है उनको हम इंटीजर बोल देंगे, ठीक है। इनको आप मैथमेटिक्स में बोलेंगे तो रियल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद क्या चल गया आपका, अब जो रियल जो चल रहा है जिसमें हमने फ्लोटिंग पॉइंट वाली बात कर रहे हैं, रियल कॉन्स्टेंट्स में, रियल कॉन्स्टेंट्स में क्या हो गया पॉइंट होता है, ठीक। ये पॉइंट जो यहाँ नहीं है वो यहाँ है, ठीक, पॉइंट होना चाहिए उसमें। पॉइंट हो गया तो 4.0 5.01 6.0 ये आ गया, ठीक है। ये सारे के सारे रियल हो गए आपके पास, ठीक। अब एक तीसरे टाइप का बताया था, वो क्या था, वो बताया था तो वो करेक्टर था, ठीक है। अब वो तीसरे टाइप का है करेक्टर। ये पहले टाइप का हो गया, इसको हम ऐसे बना देते हैं, ये पहले टाइप का आपके पास है, ठीक है। ये दूसरे टाइप का है, थोड़ा सा उड़ा उड़ा सा, ठीक है। ये तीसरे टाइप का है, ये तीसरे टाइप का हिसाब है, वो अलग ही चलता है? ये तीसरे टाइप का है, तीनों अलग अलग है, ठीक। तो तीसरा कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर के अंदर हमेशा एक, ये दो इसके अंदर लिखा जाएगा, जैसे होता है दो कॉमा के अंदर आपने एक लिखना है, कुछ भी लिखोगे, चाहे वो मैंने ये लिख दिया चाहे मैंने ये लिख दिया, ये इसको हम बोलेंगे कैरेक्टर, ये एक होता है। अब अगर हम किसी का जैसे लर्निंग ले लेते हैं, LEARNI, लर्निंग, ये नहीं हुआ, ये क्या है, ये कैरेक्टर नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है। इसमें एल लिखा हुआ है, इसके बाद इसमें ई लिखा हुआ है, फिर इसमें ए लिखा हुआ है, फिर इसमें आर लिखा हुआ है, उसके बाद एन लिखा हुआ है, फिर आई लिखा हुआ है। तो ये कैरेक्टर हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कैरेक्टर क्या होता है, या फिर आपका ये कैसे चलता है। अब ये कैरेक्टर हो गया, ठीक। इसमें जो अब एक इनको वेरिएबल को बनाने के लिए भी रूल बनेंगे। अब नियम तो हर जगह होते हैं, यहाँ भी नियम बनेंगे आपके पास। जो नियम बनेगा वो नियम क्या कहता है, तो इसके लिए रूल्स बनते हैं, वेरिएबल रूल्स। तो वेरिएबल रूल्स भी अपनी जगह पे चलेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल्स के रूल क्या कहेंगे वो देखना है। तो वेरिएबल बनाने के रूल्स होते हैं, ठीक। वेरिएबल रूल्स, वेरिएबल का नाम रखने के, जैसे नामकरण करने के वैसे यहाँ पर भी एक रूल्स होता है, किसी का नाम रखने का रूल है। तो यहाँ पे नाम रखने वाली बात हो रही है। तो जो पहला रूल कहता है वो ये कहता है कि आप नंबर से कभी स्टार्ट नहीं कर सकते, नंबर से स्टार्टिंग नहीं होगी, ठीक। तो पहला रूल ये कहता है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या है 1,
ABC, ये नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि इसमें आपने क्या कर दिया, नंबर पहले ले लिया, और हमारा वेरिएबल का रूल ये कहता है कि आप ये नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ ये है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है कि आप कभी भी इसकी लेंथ को, यूजुअली जो लेंथ होती है, मतलब नॉर्मली जो हम रखते हैं, उसको 8 से ज़्यादा मत रखो। मतलब लोग रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा रखने में दिक्कत नहीं होती, मगर कट जाता है कभी कभी, तो इसलिए 8 से ज़्यादा नहीं रखना है, यूजुअली आप लेस रखो उसको। ठीक। जो तीसरा इम्पॉर्टेंट रूल है, जो इम्पोर्टेंट रूल ये कहता है कि आप बीच में कॉमा या स्पेस नहीं लगा सकते। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है, नो स्पेसेस या कॉमा। स्पेस पता है ना, उसके बाद कॉमा, ये वाला कॉमा नहीं लगा सकते आप। तो ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब जैसे मैंने रख दिया नो एंट्री, ये नो एंट्री के बीच में क्या आ गया, स्पेस, ये नहीं कर सकते आप, ये स्पेस वाला काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, या फिर नो एंट्री के बीच में मैंने कॉमा लगा दिया, पढ़ने के हिसाब से नो एंट्री, एक कॉमा वाला हिसाब नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये दोनों गलत हो गए। क्यों गलत हो गए, ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि इसमें रूल सही नहीं लग रहा है ना। और तीसरा रूल तो ये हो गया। चौथा रूल क्या है, चौथा रूल ये है कि ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब है, अगर मैंने ए ऐसे लिखा है और दूसरे में ए ऐसे लिखा है, दोनों अलग अलग ए हैं, आइडली होते भी अलग अलग हैं, है ना। तो अगर आप नहीं कहोगे ABC, तो यहाँ पर जो ABC, ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि इसमें ए जो है वो अलग हो गया है, तो इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। ठीक है, केस, क्योंकि अपर केस लोअर केस है ना, एक छोटा एक बड़ा, तो इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। तो सी क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स के हिसाब क्या होते हैं, वेरिएबल्स को कैसे देख रहे हैं, है ना। ये हो गया। ठीक, तो इसमें जो पूरे के पूरे कीवर्ड्स हैं, जितने हम लोगों को लैंग्वेज में सीखने हैं कि क्या होता है, तो वो सिर्फ 32 कीवर्ड्स होते हैं। सर आपको कुछ नहीं करना है, अपने सिर्फ 32 कीवर्ड्स है वो देखने बस। 32 कीवर्ड्स कह लो या वर्ड्स कह लो, जो होते हैं वो होते हैं। उसके अलावा देखना पड़ेगा, एक ASM होता है, बाकी चीज़ें होती है, वो अलग चीज़ है, वो बाद में हम जैसे जैसे पढ़ेंगे समझेंगे कि किसका क्या यूज़ है। ये कुछ एक्स्ट्रा वर्ड है जो समझे जाते हैं, ये असेंबली लैंग्वेज को इसी में यूज़ करने के लिए करता है, बट इसका भी यूज़ नहीं है बस। 32 जो है वो मेन की। ठीक है, जो हमने अभी समझ लिया कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, अब हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो क्या किया हमने, एक तो हमने समझा कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट के साथ में हमने ये समझा था कि डिजिट क्या होता है, 1 2 3। उसके बाद हमने देखा कि कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, है ना। ये देख लिया, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का पता चल गया। फिर अब हम चलते हैं इंस्ट्रक्शंस में, कि भाई इंस्ट्रक्शन क्या करना है, क्योंकि अभी पीछे के जब चल रहे थे तो उल्टा चल रहे थे। इंस्ट्रक्शन के बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन के इसमें चलते हैं। अब इंस्ट्रक्शन किस में करना होगा, इंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, तो इंस्ट्रक्शन के बारे में क्या कह सकते हो। अगर इंस्ट्रक्शन हम कहते हैं तो क्या होगा, एक आदमी है, उसने इंस्ट्रक्शन दिया और उसको चलने के लिए बोला दूसरे आदमी को चलो, तो दूसरा आदमी चल गया, ये इंस्ट्रक्शन हो गया। फिर से एक आदमी ने बोला कि अब खाना खाओ, तो ये खाने बैठ गया, तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शन हो गया, इंस्ट्रक्शन 1 इंस्ट्रक्शन 2। सही है, तो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो आप, वैसे कंप्यूटर को आपको इंस्ट्रक्शन देना है, तो इंस्ट्रक्शन क्या देना है। आपने बोला पहले एक इंटीजर है, इंटीजर को हम कैसे रखते हैं, INT, इंटीजर। ठीक है, ये हम इसने हमने एक डेटा का टाइप लिखा, फिर हमने बोला A एक इंटीजर है, ऐसे रख दिया, A एक इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने लिखा B एक इंटीजर है। ठीक है, हमने बोला A भी एक इंटीजर है, B भी एक इंटीजर है। फिर हम कह रहे हैं C भी एक इंटीजर है।
ठीक है, सी भी एक इंटीजर है। अब हमने बोला सी जो है वो ए और बी का सम है, ए बी का सम हो गया, ये इंस्ट्रक्शन हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4, 4 इंस्ट्रक्शन हमने लिखे। ठीक है, तो चारों में चारों ये हमने बना दिया। अब इसमें एक चीज़ बहुत सही अच्छी है कि अगर हमने ये बोला कि C इक्वल टू ए प्लस डी, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि डी कहीं नहीं मिल रहा। और प्रोग्राम जो हमने अभी पढ़ा, हमने बोला कि इंस्ट्रक्शंस को जो है प्रोग्राम बनाते हैं, तो हमने इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन में कहीं पे नहीं है, नहीं है ना, यहाँ पर डी पहली बार आ रहा है, तो वो भूल जाएगा कि ये डी कहाँ गया। बोला कि यार ये तो आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। तो अब सी क्या चलता है, वो यहाँ से चलता है, 1 पढ़ेगा, 2 पढ़ेगा, 3 पढ़ेगा, 4 पढ़ेगा, उसको ये समझ में आता है, उसको ये नहीं मिल रहा। ठीक है, चलो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही तो हटा देते हैं। इसमें पहले ये समझते हैं कि ये पहला इंस्ट्रक्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, चौथा इंस्ट्रक्शन ये है। चारों को मिला करके हम बोलते हैं एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम में हमने पहले से लिखा क्या था कि ए बी सी करके 3 बना दिए हमने। पहले ए बनाया, आई एन टी, ये हो गया। फिर इसका हमने इंटीजर दूसरा बनाया, आई एन टी बी हो गया। फिर आई एन टी सी हो गया। फिर उसके बाद हमने लिख दिया सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक, ये हो गया। इन सब में इसको लिखने के बाद हमें क्या करना है, प्रोग्राम में अगर बदलना है तो उसके बाद सोचना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू को प्रिंट कैसे करेंगे। भाई ये तो हमें समझ में आ गया, ये तो दिख रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। इसके लिए एक इसमें लिखा होता है प्रिंट एफ। अगर उसको ऐसे लिखोगे, प्रिंट एफ साथ में लिखना है, उसके साथ में अगर कोई भी वैल्यू डाल दोगे, जैसे हम उसको डाल देते हैं, ऐसे डाल देते हैं, ठीक है, डिजिट और कॉमा सी, तो सी प्रिंट हो जाएगा। ठीक, और इसमें एक चीज़ और हो रही है अभी, क्या हो रहा है कि ये सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इनको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे मेरे को रुकना है। जैसे हमारे पास लैंग्वेज होती है तो उसमें फुल स्टॉप होता है, ये जो फुल स्टॉप होता है इसका मतलब दूसरी चीज़ स्टार्ट हो रही है ना। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे कि आई एम गोइंग, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आई एम गोइंग, इसके बाद मैंने डॉट लगा दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर रुकना है। वैसे ही हमें सी के प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए क्या करना है, सेमी कॉलन लगाना है। सेमी कॉलन है आपके आपके कीबोर्ड में बना होता है, ठीक है। एल के बाद वो कीवर्ड आता है, एल के बाद जो होता है ये होता है, ठीक, ये है सेमी कॉलन। इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं टर्मिनेशन, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेशन। ये हो गया क्या, स्टेटमेंट टर्मिनेशन, यहाँ पे बंद करना है, स्टेटमेंट टर्मिनेशन बंद हो रहा है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन टर्मिनेशन बोल दो इसको, इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कर देते हैं, स्टेटमेंट पालेगा है, इंस्ट्रक्शन हो गया, इंस्ट्रक्शन टर्मिनेशन हो गया। ठीक है, जब इंस्ट्रक्शन टर्मिनेट हो गया तो क्या होगा, पहला गया उसका दूसरा चलेगा, एग्जीक्यूट हुआ बंद हो गया, एग्जीक्यूट हुआ फिर बंद हो गया, एग्जीक्यूट हुआ फिर बंद हो गया, है ना। तो ऐसे करके हम देखते हैं कि इसमें क्या करना है। ठीक है, तो हर एक की अपने, अब इसमें अभी क्या कर रखा है हमने, ये बता रखा है कि किस टाइप का है, इसकी वैल्यू नहीं बता रखी। तो इनिशलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो क्या हो जाएगा, ये अपने हिसाब से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये क्या है, मेमोरी मैप है, मेमोरी मैप में सब कुछ रखा हुआ है, ये अपने हिसाब से कुछ उल्टा सीधा ले आएगा, कभी जीरो ले आएगा, कभी कुछ और ही ले आएगा, पॉइंट समथिंग समथिंग, तो आपका प्रोग्राम ऊपर नीचे चला जाएगा, क्रैश नहीं होता, बट उल्टा सीधा जमा करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब एक इसमें आपको, ये तो हो गया तुम्हारे पास अभी तक, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं सब कुछ। एक और चीज़ है यहाँ पे बताने के लिए कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ से होता है। ये स्टार्ट और एंड है, तो हमारे पास कितने हो गए ब्रेसेस अभी तक, एक तो ये लग गया हमारा और एक ये लग गया, ठीक है। और एक और होता है सी में ऐसे,
ये अरे के टाइम पे काम आएगा, जब हम अरे पढ़ेंगे तभी काम आएगा ये वाला फ्रेज। अभी के लिए हम ये ले लेते हैं, एक तो ये है जिसमें हमने ये देखो यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, एक ये वाला चल रहा है ना, यहाँ पे लग रहा है। एक ये लगा रखा है हमने जो स्टार्ट वाला है, जिसको हम बात करके छोड़, तो हमेशा स्टार्ट और एंड ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है, स्टार्ट और एंड हमेशा ये दिख रहा है कि स्टार्ट और एंड क्या है। अब अगर हम अच्छे से देखें तो कैसे करेंगे स्टार्ट और एंड के हिसाब से, अभी देखना हमने एक चीज़ और बोली है बीच में कि हमें इनिशियलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर गार्बेज ले लेता है ना, बोला भी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, स्टार्ट हो गया, ठीक। इसके अंदर हमने लिख दिया इंटीजर ए हमने बना दिया, इंटीजर बी हमने बना दिया, इंटीजर सी हमने बना दिया, ठीक है। अब हमें इनिशियलाइज करना है a इक्वल टू 10, ठीक है, फिर टर्मिनेशन लगाएंगे, b इक्वल टू 12, फिर टर्मिनेशन लगाएंगे, c हमें अभी नहीं लेना है, c को हम 0 रख सकते हैं अभी के लिए। तो क्या हो जाएगा c इक्वल टू a प्लस बी, फिर हमने इसको टर्मिनेट करा, फिर हमने लिखा था प्रिंट एफ, print f, इसके अंदर हमने एक फॉर्मेट स्पेसिफायर कि किस टाइप का फॉर्मेट, मतलब डिजिट आएगा, रियल आएगा या करेक्टर आएगा वो बता रहे हैं। हमने बोला भाई डिजिट आएगा, साथ में सी लिख देना, ठीक है, इसको टर्मिनेट कर, ये बंद हो गया, बस ये हमारा प्रोग्राम बन गया, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, इंस्ट्रक्शन 4, इंस्ट्रक्शन 5, इंस्ट्रक्शन 6, इंस्ट्रक्शन 7 एंड इंस्ट्रक्शन 8, ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है पूरा, ठीक। अब प्रोग्राम को चलाने के लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है, तो वहां पर होता है एक मेन, इसको बोलते हैं मेन, यहाँ से शुरू करेगा वो पढ़ना, ठीक। इसके आगे से इंटीजर भी होता है, इसकी कहानी मैं बाद में बताऊंगा, मेन की कहानी एक दिन हम एक चैप्टर रखेंगे मेन की कहानी, उस दिन बताएंगे। तो मेन का हिसाब ये है कि यहाँ से स्टार्ट करना है, अब जहाँ उसे मेन मिलेगा उसके अंदर जो भी लिखा होगा सबसे पहले वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब चला देगा, मेन से स्टार्ट हो जाएगा, वो मेन में पहला गया उसने मेन स्टार्ट किया, चलो रीडिंग स्टार्ट, ठीक है। तो मेन से रीडिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है ना। तो ये आपको अभी तक दिख गया कि आपने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखे हैं, क्या लिखा है, ठीक है। तो अब अगला काम क्या करना है, एक VS कोड इंस्टॉल करना है, ठीक है, अभी के लिए VS कोड इंस्टॉल करना है। VS कोड के साथ में आपको MinGW पर डालना पड़ेगा, क्योंकि सी का कंपाइलर सी होता है, C/C++ का कंपाइलर है ये, ठीक है। इसके अंदर GCC होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको डालेंगे तो GCC कंपाइलर आपको मिल जाएगा, एक बार GCC कंपाइलर मिल गया उसके बाद हम उसके अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा अगला टास्क हो जाएगा कि आपने ये GCC कंपाइलर बना करके लाना है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, ओके बाय बाय।